गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है वीवर, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड की थी और आई होप कि आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच किया होगा और उसमें जो टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश की है आपने उसको अच्छी तरह से गेट किया होगा डेफिनेटली। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वीवर्स, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। उसके साथ हम देखेंगे कि कॉटन मिल्स कम अप, कि इंडिया में जो कॉटन मिल्स हैं उनकी शुरुआत कब हुई, कहाँ कहाँ वो ओपन हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लोग थे वो यहाँ पर रॉ मटेरियल पहले परचेज करते थे, फिर उसका कपड़ा बनाते थे और उस कपड़े को वो इंडियन मार्केट में सेल करते थे। अंडरस्टैंड। अब इंडिया के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट था वो क्या हुआ और इंडिया के अंदर कौन ऐसे लोग थे जो यहां पर टेक्सटाइल का वर्क करते थे। मींस इंडियन टेक्सटाइल एंड द वीवर्स, ये वीवर्स जो थे ये कौन थे। तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में जो वीविंग का काम था उसमें एक कम्युनिटी वीविंग का वर्क करती थी, उसको हम क्या बोलते थे, वीवर्स बोलते थे। वीवर्स वीविंग करते थे और वीविंग करना, क्लॉथ की वीविंग को करना एक तरह की स्किल्स होती है। ये इस स्किल्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करते थे। और इसके साथ साथ जितनी भी इनकी वुमेन्स थी वो भी थ्रेड स्पिनिंग का वर्क करती थी और इंडिया के अंदर बहुत एक लार्ज क्वांटिटी में जो थ्रेड स्पिनिंग थी वो भी की जाती थी। तो वुमेन्स भी इस वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी। तो पहले किसी कपड़े का जो थ्रेड था वो उसकी स्पिनिंग की जाती थी, पहले थ्रेड बनाया जाता था, फिर उसके बाद वीवर्स उस कपड़े को क्या करते थे, वीविंग करते थे। लेकिन उससे पहले जो थ्रेड था उसकी रंगाई करनी पड़ती थी, उसको डाई करना पड़ता था। तो जो डाई करने वाले लोग थे उनको हम डायर्स यानी रंगरेज बोलते थे। अंडरस्टैंड। उसके बाद कपड़े को प्रिंट करने के लिए, उस पर छपाई करने के लिए कुछ लोग होते थे, कुछ कारीगर होते थे, उनको हम चिपीगर्स बोलते थे। तो इस तरह का जो एक वर्किंग प्रोसेस था टेक्सटाइल के अंदर, इंडियन टेक्सटाइल के अंदर इतने सारे लोग इंडियन टेक्सटाइल में इन्वॉल्व होते थे। पहले क्या था, आपका जो थ्रेड की स्पिनिंग की जाती थी उसमें बहुत सारी वुमेन्स वर्क करती थी। उसके बाद एक थ्रेड बनाया जाता था, थ्रेड बनाने के बाद उसकी थ्रेड की रंगाई की जाती थी, उसको डाई किया जाता था और जो लोग उसको डाई करते थे उनको हम रंगरेज बोलते थे। उसके बाद जो लोग थ्रेड को एक साथ बुनते थे, उसकी वीविंग करते थे, उनको हम वीवर्स बोलते थे। और ये वीवर्स जो थे ये अपनी वीविंग की जो स्किल्स थी उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसको पास करते रहते थे। मीन्स इनके जो बाप दादा थे, इनके जो ग्रैंड पा थे या आने वाली जो जनरेशन थी वो इस पेशे को, इस तरह की कारीगरी को अपनाते रहते थे और अपने लाइवलीहुड के लिए ये सारा वर्क वो करते रहते थे। अंडरस्टैंड। लेकिन उसके बाद जब इंडिया के अंदर इंग्लैंड से बना हुआ कॉटन टेक्सटाइल, जो कॉटन का कपड़ा था वो आना शुरू हुआ तो इंडियन वीवर्स के ऊपर एक बैड इंपैक्ट उसका पड़ा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी आपके इंग्लैंड में रहने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इंडिया के जो टेक्सटाइल जो था उसको बैन करा दिया था इंग्लैंड के अंदर और वहां पर एक एक्ट लाया गया था जिसको हम कैलिको एक्ट के नाम से जानते हैं। 1720 में वो एक्ट इंग्लैंड में लाया गया और उस एक्ट में हुआ ये था कि कोई भी इंडियन अब इंग्लैंड की मार्केट में या अदर जो फॉरेन मार्केट थी उसमें वो अपना जो कॉटन का क्लॉथ है उसको सेल नहीं कर पाता था। अंडरस्टैंड। तो सेम कंडीशन इंडिया के अंदर भी थी कि यहाँ के जो वीवर्स थे जो अपने कपड़े की वीविंग करते थे, जब ये एक्ट बना और ब्रिटेन में उनके कपड़े को या यूरोप में उनके कपड़े को कंप्लीटली बैन कर दिया गया तो इंडियन टेक्सटाइल पर एक बर्डन आ गया।
इंडियन टेक्सटाइल में जुड़े जितने भी लोग थे, इस वर्क को करते थे, उनकी जो लाइवलीहुड बड़ी मुश्किल से चलने लगी। अंडरस्टैंड क्यों? क्योंकि यूरोपियन मार्केट में, अफ्रीकन मार्केट में पहले भारत से बना हुआ जो कपड़ा था उसकी सेल की जाती थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इंडियन टेक्सटाइल को बैन किया, उस कपड़े को बैन किया, तो इंडियन वीवर्स की जो लाइवलीहुड थी, उनकी जितने भी जो ये लोग ये वर्क करते थे, इस पर एक बैड इंपैक्ट पड़ा। इनके कपड़ों की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी। अंडरस्टैंड? अगर ये अपना कपड़ा विदेश में ले भी जाते तो उस पर ज्यादा टैक्स, ज्यादा ड्यूटीज इनको देनी पड़ती थी, जिससे इनको मुनाफा बहुत कम होता था। तो इस तरह से इंडियन वीवर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा वर्स होती चली गई। अंडरस्टैंड? और उसके बाद जब 1830 में क्या हुआ था कि 18th सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी और उसमें बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी वो ओपन कर दी गई थी इंग्लैंड के अंदर, और वहीं पर अब कॉटन से बना जो क्लॉथ था वो भी बनाया जाता था। अब वो कपड़ा इंग्लैंड में बनकर इंडिया की मार्केट में सेल होने के लिए आने लगा। इससे क्या हुआ कि इंडियन मार्केट में भी अब इंग्लैंड से बना हुआ जो क्लॉथ था उसकी एक फ्लड आ गई, भरमार हो गई, जिससे इंडियन वीवर्स के द्वारा बनाया गया जो कपड़ा था उसको बेचना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया। अब लेकिन अगर बात करें तो कंप्लीटली वीवर्स के द्वारा बनाया गया जो कपड़ा था वो कंप्लीटली बैन नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसी क्वालिटी के क्लॉथ भी इंडियन वीवर्स बनाते थे जिनको इंग्लैंड की जो मशीनें थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीनें वहां पर टेक्नोलॉजी यूज की थी, वो मशीनें भी उसको इजीली नहीं बना पाती थी। जैसे कोई साड़ी है, उसका नीचे से बॉर्डर है और उस बॉर्डर को उसमें अच्छी तरह से डिजाइन बनी हुई है, या जो कॉरस क्लॉथ था जो इंडियन गरीब जो पुअर पर्सन थे उसको यहां पहनते थे, उस तरह के जो क्लॉथ थे वो इंडियन जो ब्रिटेन टेक्सटाइल थी वो नहीं बना पाती थी। इसलिए जो इंडियन वीवर्स थे अब भी उनकी जो लाइफ थी या थोड़ी बहुत जो अर्निंग थी वो बॉर्डर वाली साड़ीज को लेकर या कॉरस क्लॉथ को लेकर वो अपना काम कर रहे थे और उन्हीं से वो अभी कुछ अर्निंग कर रहे थे। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की जो बर्डन था वो कॉलोनियल के दौरान, ब्रिटिश कॉलोनियल के पीरियड के दौरान इंडिया में इंडियन वीवर्स को यहां पर उनको बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ा। उनकी जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा खराब हो गई, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो धीरे धीरे जाती रही। अब इसमें एग्जांपल दिया है कि जो 12,000 वीवर्स थे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने ये लिखा कि जो गौमास्ता है, गौमास्ता क्या था कि गौमास्ता एक तरह का एक इंडियन वीवर्स के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में एक एजेंट हुआ करता था। वो एजेंट रूरल एरियाज में प्लस अर्बन एरियाज में जाता और लोगों को एडवांस वीविंग के लिए या कॉटन के लिए, कॉटन से बना जो आपका क्लॉथ था उसको वीविंग के लिए, बनाने के लिए एडवांस पैसे देता था। लेकिन अब क्या था कि इंडियंस मार्केट में जो ब्रिटेन से बना हुआ जो क्लॉथ था उसकी फ्लड आ गई थी। अब गौमास्ता को भी हटा दिया गया था। मींस जो एक तरह के एडवांस पेमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश वीवर को दी जाती थी वो भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से कंप्लीटली स्टॉप कर दी गई थी। दैट इज द क्लियर। इससे क्या हुआ था, इससे जितनी भी एम्प्लॉय थे इंडिया के अंदर जो वीविंग का काम करते थे, जितनी वुमेन्स थी जो आपका थ्रेड स्पिनिंग का काम करती थी, उनकी लाइफ बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी, रुइन हो गई थी। उनको अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए जो रोजगार था वो नहीं मिल पा रहा था। इस तरह से जो इंडिया की जो कंडीशन है वीवर्स की और वुमेन्स की वो दिन पर दिन उस टाइम में खराब होती जा रही थी। अंडरस्टैंड? इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जो नेशनलिज्म जब इंडिया के अंदर आया 1920 में, जब महात्मा गांधी ने नेशनल इंडिया को फ्रीडम कराने के लिए फाइट लड़ी और उन्होंने एक एंट्री ली इंडियन
फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उन्होंने लोगों को इंक्रीज एक तरह से क्रेज किया कि आप इंडियन टेक्सटाइल का बना हुआ जितना भी क्लॉथ्स है आप उसी को पहने, इंडियन वीवर के द्वारा बनाया गया जो क्लॉथ है आप उसी को पहने। क्यों? यदि हम खादी का कोई भी जो क्लॉथ है वो पहनेंगे तो इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी और हमारे यहाँ वर्क करने वाले या ऐसे पर्सन जिनकी जो लाइवलीहुड है वो कंप्लीटली टेक्सटाइल यानी कॉटन टेक्सटाइल पर डिपेंड है, उनको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और नेशनलिज्म में खादी पूरे जोर शोर पे रहा, महात्मा गांधी के द्वारा भी खादी को ज्यादा इंक्रीज किया गया, वो जहां जहां जाते उसका एक प्रचार करते कि भी खादी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसको पहनना चाहिए। अगर हम इसकी पहनते हैं, इससे बना जो क्लॉथ पहनते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट करते हैं। और जितना भी आपका फॉरेन आपके पास जितना भी फॉरेन गुड्स है, जो कपड़े हैं या जो क्लॉथ्स हैं या जो अदर टाइप ऑफ गुड्स है, क्लॉथ्स हैं, उसको सबको आपको नहीं यूज करना चाहिए। आपको इंडिया की बनी हुई जितनी भी थिंग्स हैं वही लार्ज क्वांटिटी में आप उसको यूज करें ताकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो, हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहां पर एम्प्लॉयमेंट मिले। तो उसके बाद जो चरखा था वो एक आजादी का एक प्रतीक बन गया कि लोग अपने घर पे चरखा चलाएं, अपना जो क्लॉथ है उसको उसकी स्पेनिंग करें, उसको खुद ही वो काटें और उससे बना जो कपड़ा है उसको वो यूज करें। ब्रिटेन से आने वाला जो टेक्सटाइल है उसको वो कंप्लीटली बॉयकॉट करें। तो इस तरह से जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें भी खादी को एक रिप्रेजेंट किया गया, एक नेशनलिज्म में उसको बढ़ा चढ़ाकर उसका यूज किया गया ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, अपनी कंडीशन भी बेटर हो और इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बेटर हो। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंप्लीटली यहाँ के वीवर्स को और जितनी भी वुमेन्स थी जो आपकी थ्रेड स्पिनिंग करती थी, उनकी जो लाइफ थी, उनके जो रोजगार थे, उनका जो हैंडलूम्स था उसको कंप्लीटली रूइन कर दिया था। अंडरस्टैंड? उसके बाद व्हाट हैपन टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट से ने यहाँ पर जो अपने क्लॉथ्स थे इंडियन मार्केट में यहाँ पर लाने शुरू कर दिए तो इंडियन जितने भी वीवर्स थे उनकी जॉब चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव किया, अब ये इस टॉपिक में बताया गया कि व्हाट हैपन टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। तो कुछ ऐसे वीवर्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप को एक एग्रीकल्चर वर्कर के रूप में शिफ्ट कर लिया। और उस समय इंडिया के अंदर क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा कमर्शियल फार्मिंग यहां पे की जाती थी। तो कुछ वीवर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को कमर्शियल फार्मिंग के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वर्क करने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो वर्क करने लगे। अंडरस्टैंड? कुछ ऐसे वीवर्स थे कि जहां पर कॉटन मिल सेटअप हो गए थे, जिस एरिया में कॉटन मिल सेटअप हो गए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए गए थे या इंडियंस बिजनेसमैन के द्वारा सेटअप किए गए थे, कुछ वीवर्स उन कॉटन मिल्स में एज ए जो आर्टिशियन यानी कारीगर के रूप में वहां पर काम करने लगे। तो इस तरह से इंडियन वीवर्स कुछ एग्रीकल्चर में वर्कर हो गए, कुछ कमर्शियल फार्मिंग में चले गए और कुछ कॉटन मिल्स में वर्कर एज ए वर्कर वो वर्क करने लगे ताकि उनकी जो लाइफ है वो इजिली रन कर सके। अंडरस्टैंड? उसके बाद आता है कि कॉटन मिल्स कम अप। इंडिया में जो कॉटन मिल्स था वो कम अप कब हुआ, तो 1854 में सबसे पहले जो कॉटन मिल्स था, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज द स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854। बॉम्बे में एक कॉटन मिल्स को सेटअप किया गया और ये जो सेटअप किया गया था ये 1854 में सेटअप किया गया था। जो बॉम्बे था वहां पर कॉटन मिल को सेटअप करने का एक रीजन ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि ऐसे एरिया में या बिजनेसमैन का कि उस एरिया में हम कॉटन मिल को सेटअप करेंगे जहां पर रॉ मटेरियल यानी कॉटन का क्लॉथ बनाने के लिए जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। तो आपका जो डेक्कन प्लेटू है
जिसमें आपका महाराष्ट्र भी आता है, इसमें भी आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ब्लैक सॉइल में कॉटन की जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादा होती है। तो यहां पर ये कॉटन के मिल सेटअप किए गए ताकि कॉटन यहां पर ज्यादा उनको लार्ज क्वांटिटी में मिल सके। अंडरस्टैंड। उसके बाद 1900 तक अप्रोक्सीमेटली बॉम्बे के अंदर 80 मिल्स ओपन हो चुके थे, क्योंकि यहां पर रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा थी और इस एरिया में अच्छी कॉटन होती थी, तो इसलिए 1900 में कम से कम 80 मिल्स बॉम्बे के अंदर सेटअप हो चुके थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे गुजराती बिजनेसमैन थे, पारसी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करके बहुत ज्यादा पैसे कमाया था, बहुत ज्यादा उन्होंने अर्निंग की थी। तो उन सब लोगों ने अपने जो कॉटन मिल्स थे वो यहां पर सेटअप कर लिए थे। अब इसमें क्या हुआ था कि ग्रोथ ऑफ द कॉटन मिल लीड टू द डिमांड फॉर द लेबर। जब धीरे धीरे कॉटन मिल्स सेटअप हुए इंडिया के अंदर, तो लेबर की डिमांड बढ़ी, क्योंकि कॉटन मिल्स में काम करने के लिए लेबर चाहिए थी। तो जितने भी वीवर्स थे जो पहले अपना हैंडलूम करते थे, उन सब ने एज ए एम्प्लॉय वहां पर वर्क करना शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड। जितने भी पीजेंट थे, जो पोर पीजेंट थे, आर्टिशन थे और एग्रीकल्चर लेबर थे, वो सिटी की तरफ जाने लगी और इन मिल्स में उन्होंने यहां पर काम करना शुरू कर दिया। उनको यहां पर अब जॉब मिलना शुरू हो गया। अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या हुआ कि जो कॉटन टेक्सटाइल थी इंडिया की, जो कॉटन मिल्स थी, इंडस्ट्री थी, उसने भी बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो फेस की थी। क्यों? इट डिफिकल्टी टू compete विद द चीफ टेक्सटाइल इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन से आने वाला जो चीपेस्ट प्राइस पर जो कॉटन था वो इंडिया की मार्केट में लार्ज क्वांटिटी में आता था, और इंडिया के पास जो इंडियन वीवर्स के द्वारा बनाया गया था जो क्लॉथ था वो ज्यादा कॉस्टली होता था कंपेयर टू ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के पास ज्यादा मशीनें थी और मशीनों से बनाने वाला जितना भी आपका गुड्स था टेक्सटाइल वाला वो बहुत ज्यादा चीपेस्ट होता था, जबकि इंडियन का ज्यादा कॉस्टली होता था। तो इस तरह से उनको सेल कर पाना इंडिया की मार्केट में बड़ा मुश्किल होता था। तो जितने भी इंडियन आपके बिजनेसमैन थे उनको ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाले कॉटन के क्लॉथ से कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इंडियन टेक्सटाइल, जो इंडियन इंडस्ट्री है टेक्सटाइल वाली, उसमें एक बूम आया। वो बूम कब आया? वो आया कि सो ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री रिमेन वेरी लो लिटिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट मेजर स्प्रूट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया therefore was the during the first world war when the textile import from Britain declined and Indian factory were called upon the produce cloth for military supply। अब इसमें क्या हुआ? जब इंडियन गवर्नमेंट ने, जब इंडियन बिजनेसमैन ने इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो यहाँ पे सेटअप की, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन में रॉ मटेरियल की शॉर्ट पड़ गई और वहां पर जो क्लॉथ बनाया जाता था इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, मशीनों के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया। तो इसलिए ब्रिटेन को अब ज़्यादा क्लॉथ की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि जो आपकी आर्मी थी उसको भी क्लॉथ की आवश्यकता पड़ी। तो इंडिया के अंदर जितनी भी कॉटन मिल्स थी उनको अब कॉटन का क्लॉथ बनाने के लिए ऑर्डर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने दिए, और यहां पर ब्रिटेन से जब ऑर्डर मिला तो इंडियन जितने भी बिजनेसमैन थे जिन्होंने यहां पर अपनी कॉटन मिल सेटअप की थी, उन्होंने लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया और इस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा यहां पर अर्निंग की। अंडरस्टैंड? दैट इज द क्लियर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वीवर्स जो थे इंडिया के अंदर वो कौन थे, किस तरह से वो काम करते थे, किस तरह से वीविंग का काम और थ्रेड स्पिनिंग का काम इंडिया में किया जाता था, और किस तरह से इंडियन टेक्सटाइल पर ब्रिटेन टेक्सटाइल का इम्पैक्ट पड़ा, और किस तरह से वीवर्स और वुमेन्स की जॉब यहाँ पर गई। उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को सर्वाइव किया। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो लेक्चर में जो नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड की है, आपने उसको गेट करने की 100% कोशिश की होगी, ट्राई की होगी। आई होप आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करेंगे, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
तब तक के लिए गुड बाय।